सुमित्रा अपने छोटे बेटे अंकुर के लिए लड़की देखने पहुंची तो उस लड़की को देखते ही सुमित्रा की बड़ी बहू अनुराधा बोली, मोनिका तुम? अरे अनुराधा तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। अरे क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? जी माँ जी, हम दोनों बचपन की सहेलियां थी। पहले हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हम दोनों अच्छी दोस्त थी, लेकिन फिर अचानक ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मोनिका, वो पापा के खत्म होने के बाद भैया की पोस्टिंग जयपुर हो गई तो भैया हमें वहीं ले गए थे। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों हमेशा देवरानी जेठानी कम और सहेलियां बनकर ताउम्र साथ में रहेंगी। मुझे तो अपनी देवरानी बहुत पसंद आई। आप सबका क्या कहना है? हाँ हाँ, हमें भी मोनिका भा गई। हमारी तरफ से ये शादी पक्की हो गई। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी पक्की हो जाती है और कुछ दिन बाद ब्याह कर मोनिका अपने ससुराल आ जाती है। उस वक्त अनुराधा गर्भवती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मोनिका को आधी रात को उठकर खाना खाने की आदत थी। मायके में अक्सर उसे इस बात के लिए डांट पड़ती थी, लेकिन अब अपने ससुराल में वो अपनी इस आदत पर कैसे काबू रखती। जैसे तैसे उसने 1-2 दिन तो काट दिए, लेकिन फिर तीसरे दिन उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो आधी रात को 10 बजे रसोई में चली गई और वहां रखा खाना खाने लगी। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी तो अपने पीछे अनुराधा को खड़े पाया। अरे जेठानी जी तुम? हाँ मोनिका, मुझे ना बहुत भूख लगी है। मैं गर्भवती हूँ ना, लेकिन तुम्हारी ये रात में खाने की आदत नहीं गई? हाँ, ये आदत अभी तक नहीं गई। माँ ने कहा था कि ये गंदी आदत है, इसे छोड़ दे, नहीं तो ससुराल में सब तुझे भुक्खड़ समझेंगे। लेकिन मेरी आदत नहीं गई। अरे अब तो मुझे भी रात में खाने की आदत सी लग गई है मोनिका। अब तो हम दोनों आधी रात में खाना खाने वाली बहुएं बन गई हैं। चलो अच्छा है, पहले मैं अकेली थी, लेकिन अब तो तुम भी मेरा साथ देने आई गई। बिल्कुल सही कहा, लो आप भी खाओ। लेकिन आज खाना कम था तो हम दोनों को कम ही खाना मिला, लेकिन कल से हम ज्यादा खाना बनाकर रख देंगे ताकि हम आधी रात को उठकर खाना खा सके। अब वो दोनों इस तरह हर रात उठकर खाना खाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, बहू मैं सोच रही थी थोड़ी सी गुंजिया, मठरी और नमक पारे बनाकर रख लेती हूँ। अचानक से कोई मेहमान आ जाए घर में तो कुछ न कुछ तो हो चाय के साथ परोसने को, इसलिए मैं बाजार जा रही हूँ सामान लाने। फिर तीनों मिलकर साथ में बना लेंगी। ये कहकर सुमित्रा बाजार चली गई और सामान ले आई। फिर उन तीनों ने मठरी, गुजिया और नमक पारे बनाकर डब्बों में भरकर रख लिए। हाँ अब ठीक है, अब जब भी कोई आए तो निकाल कर दे देना। उस रात उन दोनों देवरानी जेठानी को बिल्कुल भी नींद ही नहीं आई। वो तो बस आधी रात का इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही आधी रात हुई, मोनिका रसोई में गई तो उसने देखा अनुराधा पहले से ही मजे से गुजिया, मठरी और नमक पारे खा रही थी। अरे वाह, आज तो आप पहले ही शुरू हो गई। इतनी सारी टेस्टी चीजें देखकर तो मुझसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मोनिका चल, आ जाओ तुम भी खाओ। कुछ ही देर में उन्होंने काफी कुछ खा लिया। अगले दिन भी उन्होंने फिर से वो सब खाया, जिससे अब वो डब्बा काफी हद तक कम हो गया। फिर कुछ दिन बाद उनके घर पर मेहमान आए। सुमित्रा ने सोचा कि दोनों बहुएं काम में व्यस्त हैं, इसलिए वो खुद ही नाश्ता लगा देती है। लेकिन जब उसने खाने के डिब्बे देखे तो हैरान रह गई। वो दोनों बहुओं को बुलाने लगी। बड़ी बहू, छोटी बहू, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? अरे जो कल हमने नाश्ता बनाकर रखा था वो सब आखिर कहाँ चला गया? अनजान बनते हुए वो दोनों कहने लगी। ये क्या हुआ माँ जी? सब कहाँ चला गया सब? मुझे तो लगता है घर में चूहे घुस आए या कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है जो ये सब खा गया हो। हाँ बहू, कुछ तो गड़बड़ है। अगर चूहे भी होते तो बंद डब्बे का ढक्कन कैसे खोल लेते। अब सुमित्रा परेशान रहने लगी, लेकिन अब वो खाने पीने की हर चीज पर नजर रखने लगी। वो फ्रिज में क्या है और कितना रखा है इन सब पर ध्यान देने लगी। लेकिन रात को जो भी फ्रिज में रखा हुआ खाना होता वो अगली सुबह उसे फ्रिज में नहीं मिलता। बहू मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, फ्रिज में रखा खाना आखिर गया कहाँ? माँ जी मुझे तो लगता है अपने घर में जरूर कोई बुरी आत्मा है, यानी कोई भूत, जो रात को ये सब खाना खा जाती है। क्या भूत? अब तो सुमित्रा की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो रात को अपने बिस्तर से भी उठ पाए। वो तो बस अपने बिस्तर में ही दुबकी रहती और वहां तो देवरानी जेठानी बड़े मजे से खाना खाती। फिर एक दिन सुमित्रा ने अपनी सहेली कौशल्या को इस बारे में बताया। कौशल्या ने उसे एक रास्ता बताया। तू एक काम कर सुमित्रा, तू बिना किसी को बताए भांग के पकौड़े बनाकर तैयार कर ले। जब कोई भांग के पकौड़े खाएगा तो वहीं झूमने लग जाएगा और असलियत सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आखिर मैं भी तो देखूं कैसे होते हैं ये भूत। अब सुमित्रा ने ऐसा ही किया। उसने भांग के पकौड़े बनाकर रसोई में रख दिए। फिर आधी रात को जब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में गई तो जेठानी बोली,
मुझे तो पकौड़ों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये महक आ कहाँ से रही है? ये शानदार खुशबू शायद उस तरफ से आ रही है। उन्होंने बाउल में से ढक्कन हटाया तो उसमें पकौड़े रखे हुए थे। अरे ये किसने बनाए? हो सकता है माँ जी ने बनाया सुबह के नाश्ते के लिए। चल जल्दी से खा लेते हैं, और माँ जी सुबह सोचेंगी कि ये पकौड़े भी वो भूत ही खा गया होगा। अब दोनों ने पकौड़े निकाले और मजे से खाने लगी। कुछ देर के बाद ही उन पर भांग का नशा होने लगा और वो दोनों जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी और नाचने। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। उनकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां आ गए। तुम दोनों, इसका मतलब आधी रात में सब खाना तुम दोनों ही खा जाती हो? खाते हैं तो खाते हैं और फिर सो जाते हैं। बोलो तुम्हें इससे क्या? हाँ, हम दोनों देवरानी जेठानी आधी रात को खाना खाते हैं, और सासू माँ हम तुम्हें भूत के नाम से डराते हैं। आया ना मजा? अरे बंद करो ये तमाशा और कमरे में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटा वो अभी भांग के नशे में है, उन्हें कुछ भी मत कहो। अगर मुझे पहले पता होता ये काम इन दोनों का है तो मैं ये भांग के पकौड़े कभी नहीं बनाती। और बड़ी बहू वो तो गर्भवती है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। कुछ नहीं होगा माँ, अभी हम इन्हें अपने कमरे में ले जाते हैं, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगी। अब रात को वो दोनों कमरे में सो गई। अगली सुबह उनके पतियों ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। वो दोनों जल्दी से अपनी सास के कमरे में गई। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें रात में भूख लगती है तो इसमें हमारी क्या गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर मैंने पकौड़े में भांग की जगह चूहे मारने की दवाई मिला दी होती तो। और अगर तुम दोनों को रात में भूख लगती है तो चोरों की तरह खाने की कोई जरूरत नहीं, मजे से खाओ। और बड़ी बहू तुम अच्छे से खाओगी तभी तो तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे पाओगी। आज के बाद चोरों की तरह खाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर उन दोनों की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी सास को गले से लगा लिया और उस दिन के बाद आधी रात को मजे से खाना खाने लगी। माँ मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, खाना कहाँ है? बेटी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कर आज तू खुद ही खाना बना ले। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अपना टिफिन पैक करके रश्मि कॉलेज चली जाती है, जहाँ लेक्चर अटेंड करने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच करने लगती है। लंच में रश्मि मैगी लेकर गई थी, जिसे देख उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है और उससे कहती है अरे ये क्या रश्मि, हम कोई स्कूल गोइंग गर्ल नहीं है जो तुम टिफिन में मैगी लेकर आई हो। वैसे आंटी तो तुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर देती है हमेशा, तो फिर आज उन्होंने टिफिन में मैगी? अरे यार माँ की तबीयत थोड़ी ढीली थी इसलिए वो आराम कर रही थी, और जल्दी में जो मुझसे बन पाया वो मैं ले आई। अच्छा चल कोई नहीं, तू हमारे साथ लंच कर ले। अरे वाह, ये तो सही हो गया, अब तुम दोनों का टिफिन शेयर करके तो मुझे एक टाइम पर 3 तरह का खाना खाने को मिल गया। शाम को रश्मि घर आती है तो उसकी माँ आराम कर रही होती है। अरे रश्मि बेटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कर आज तू ही खाना बना ले। अच्छा ठीक है माँ। रश्मि शाम को अपनी माँ के लिए खिचड़ी, खुद के लिए पुलाव और अपने पिताजी के लिए रोटी सब्जी बना देती है। फिर सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रश्मि अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है। अब उसकी माँ उसके लिए रिश्ता देखने लगती है। कुछ ही समय में उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। उसकी माँ उससे इस रिश्ते के बारे में बात करती है। रश्मि बेटी, तेरे लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया है। छोटा परिवार है, सिर्फ माँ और बेटा ही है। घर भी अच्छा बना हुआ है और लड़के का खुद का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। लेकिन माँ, अभी तो मेरी पढ़ाई खत्म हुई है, मुझे नौकरी करनी है और शादी हो गई तो मैं घर और बाहर दोनों एक साथ कैसे संभाल पाऊंगी? देख बेटा, आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहती है और फिर अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। लेकिन माँ, अब आप ही बताओ, इस उम्र में शादी कौन करता है? मेरी किसी सहेली की शादी नहीं हुई अभी तक। अरे जो तेरी उम्र है ना, इस उम्र में तो बच्चे हमारी गोद में खेलते थे, और जब सब कुछ ठीक है तो शादी में कोई बुराई नहीं है। और अगर लड़का ठीक नहीं लगा तो मैं शादी के लिए खुद ही मना कर दूंगी। तो बता, अब शादी की बात आगे बढ़ाऊं? अब कुछ और कहने लायक छोड़ा भी है तुमने, बढ़ाओ बात आगे। रश्मि की माँ आशा देवी लड़के वालों से बात आगे बढ़ाती है। रश्मि और गगन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। फिर शादी करके
वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। कुछ देर बाद वो खिचड़ी, हलवा और दाल चावल लाकर अपनी सास को देती है। अरे बहू, ये क्या, आज तो तेरी पहली रसोई है और तूने अपनी पहली रसोई में ये सब क्या बना डाला? और हलवा ही बनाना था ना, इतना सब क्यों बना डाला? माँ जी, अगर किसी का हलवा खाने का मन होगा तो वो हलवा खा लेगा, किसी का नमकीन खाने का मन होगा तो नमकीन, और किसी का दाल चावल खाने का मन होगा तो वो दाल चावल खा लेगा। अरे लेकिन कुल मिलाकर हमारे घर में लोग ही 3 हैं, तो फिर कौन क्या क्या खाएगा? हाँ वो तो है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ताने मारे, इसलिए मैंने बना दिया। ऐसे ही अब हर रोज चलता। रश्मि एक वक्त में 3 तरह का खाना बनाकर तैयार कर देती, जिससे अन्न की काफी बर्बादी होती, जिससे जल्दी जल्दी घर का राशन खत्म हो जाता। कमाल है, पहले तो मेरा राशन 2-2 महीने चलता था, लेकिन अब ये कुछ दिन में ही खत्म हो जाता है। विमला ने रश्मि की शादी के बाद रसोई की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अब रश्मि ही सारा रसोई का काम देखती थी, लेकिन अब वो जब भी खाना बनाती, एक टाइम में 3 तरह का खाना बनाती, जिसमें कभी इंडियन फूड के साथ साथ चाइनीज फूड और कभी साउथ इंडियन फूड भी होता। ऐसे ही एक रोज विमला बाजार से फल लेकर आई और उसे फ्रिज में लगाने लगी, तो उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। पूरा फ्रिज किसी न किसी चीज से भरा ही हुआ था। हे भगवान, ये सब क्या है? सारा फ्रिज किसी न किसी तरह के खाने से भरा हुआ है। हाँ माँ जी, वो ऊपर वाले पोर्शन में कल दिन की दाल मखनी, पुलाव और चौमिन रखे हैं, और नीचे वाले में रात की आलू मटर की सब्जी, इडली सांभर और मक्के की रोटी और सरसों का साग रखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो बस इसे फेंकने ही जा रही थी। तो तू अब इस खाने का क्या करेगी? कहीं से फेंक तो नहीं देगी? और नहीं तो क्या माँ जी, अब इतना सब बासी खाना घर में कोई और तो खाएगा नहीं। तभी तो तुझे कहती हूँ, बस एक टाइम पर एक तरह का खाना ही बनाया कर। इससे समय, मेहनत, गैस और सबसे जरूरी राशन बचता है। रश्मि अपनी सास की बात सुन तो लेती है, लेकिन मानती नहीं है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रोज कौशल्या की सास की सहेली उमा उसके घर आती है। रश्मि उसके सामने भी 3 तरह का खाना परोस देती है। अरे कौशल्या, आज तेरे घर में कोई दावत है क्या? नहीं तो फिर मेरे लिए तूने ये 3 तरह का खाना क्यों बनवाया है? सांभर डोसा, शाही पनीर और नान और आलू की सब्जी और पूरी, कोई ना कोई बात तो है। अरे कोई बात नहीं है, ये सब तो मेरी बहू तीनों टाइम बनाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे बीमारी है एक वक्त में 3 तरह का खाना बनाने की। कितनी बार समझाती हूँ, लेकिन ये है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे तो तू अपनी बहू को इतना क्यों सुना रही है? एक तो तेरी बहू तेरे खाने पीने का इतने अच्छे से ध्यान रखती है, नहीं तो आजकल की बहू में तो एक टाइम में 3 तरह का खाना क्या, बल्कि 3 टाइम में एक वक्त का खाना भी दे दे तो वो भी बड़ी बात है। तू नहीं समझेगी, जिसे भुगतना पड़ता है ना वही जानता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रश्मि अपनी आदत से बाज नहीं आती और कौशल्या उसकी इस आदत से परेशान हो जाती है, और अब वो उसको सबक सिखाने की ठान लेती है। अब तो जब भी खाना बचता तो उस बासी खाने को अपनी बहू को ही खाने को देती है, जिससे अब रश्मि बासी खाना खा खा कर पक जाती है। फिर एक रोज कौशल्या उसे अपने साथ मंदिर लेकर जाती है, जहाँ मंदिर के बाहर बैठे भिखारी एक वक्त के खाने के लिए उसके आगे हाथ फैला रहे होते हैं। ये देख बहू, ये एक वक्त के खाने के लिए कितना तरस रहे हैं, और तुम एक टाइम में 3 तरह का खाना बनाकर कितना राशन बर्बाद करती हो। अब रश्मि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिससे अब रश्मि एक टाइम में एक ही तरह का खाना बनाती है, और उसके इस रवैये से अब कौशल्या भी खुश रहती है।